हेलो फ्रेंड्स, चेंज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमें ये पता है कि राणा सांगा जो हैं वो मेवाड़ के शासक बन चुके हैं। राणा सांगा जो हैं वो अपने दोनों भाइयों यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया और जो जयमल थे उनके मरने के बाद क्या होता है, उनके मरने के बाद वो शासक बनते हैं कहाँ के, वो शासक बनते हैं मेवाड़ के। अब मेवाड़ की गद्दी पर किसका अधिकार हो गया है, अब मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा का अधिकार हो गया। तो राणा सांगा जो है वो 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक मेवाड़ का राजकाज संभालते हैं। ठीक है, युद्धों का भग्नावशेष कहा जाता है, हिंदू पथ की संज्ञा दी जाती है, एक अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है जिनके अंडर के अंदर सारा का सारा राजस्थान या सारे के सारे जो शासक थे, सारी की सारी राजपूत जातियां थी, वो एक इकट्ठा हो गई थी। पाती परवन प्रथा का जनक जिनको कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें वो राणा सांगा के बारे में बताती हैं, एक महान योद्धा के बारे में बताती हैं जिसने अपने शरीर पर 80 घाव खाए थे और 80 घाव खाने के बाद भी वह एक युद्ध मशीन था। कंटिन्यूअसली लगातार युद्ध के अंदर अनवरत रहा, युद्ध लड़ते रहा और युद्ध लड़ते रहने के कारण से सोच सकते हैं आप उन्होंने अपना कैसा प्रचंड जो अपना परचम था वो इस पूरे के पूरे भारतवर्ष में लहराया था। तो राणा सांगा अपने आप में एक अद्वितीय शासक है जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। और राणा सांगा जो है वो मेवाड़ के अंदर एक कोहिनूर की तरह है, जो जिन्होंने अपनी चमक से मेवाड़ जो है, उस मेवाड़ का परचम जो है वो पूरे के पूरे भारतवर्ष में फहरा दिया था। तो जो राणा सांगा है, ये राणा सांगा सन 1509 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठते हैं। राणा सांगा जब गद्दी पर बैठते हैं तो राणा सांगा के गद्दी पर बैठने के बाद में जब हम तुलना करें राणा सांगा की, हम अगर तुलना करें कि जिस समय मेवाड़ के अंदर राणा सांगा का शासन है, मेवाड़ में किसका शासन है, मेवाड़ में राणा सांगा का शासन है, तो इसके सिमिलर जो था वो दिल्ली सल्तनत में किसका शासक था, दिल्ली सल्तनत जो थी उस दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश था। उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में क्या था, दिल्ली सल्तनत के अंदर उस समय लोधी वंश था। एक तरफ क्या चल रहा है, एक तरफ चल रहा है आपका मेवाड़, मेवाड़ में राणा सांगा है, दिल्ली सल्तनत में कौन है, दिल्ली सल्तनत में आते हैं आपके लोधी वंश। लोधी वंश में क्या था कि सिकंदर लोधी थे, लोधी वंश में शासक था सिकंदर लोधी। ये जो सिकंदर लोधी है, इस सिकंदर लोधी के द्वारा ही आगरा नगर बसाया गया था सन 1504 ईस्वी में। इसने आगरा बसाया था। ठीक है, सिकंदर लोधी के द्वारा सन 1504 ईस्वी में आगरा बसाया गया था। और सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद में, सिकंदर लोधी मरा लगभग 1517 के आसपास, तो 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, गद्दी पर बैठता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, यानी कि आप यहां से देख सकते हैं कि जब राणा सांगा गद्दी पर बैठे सन 1509 के अंदर, तो उस समय मेवाड़ में किसका शासन है, मेवाड़ में शासन है राणा सांगा का। और उसी के सिमिलर यानी कि उसी के समकालीन दिल्ली सल्तनत में किसका शासन है, सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी जो है वो उसके द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया जाता है और 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी जो है वो इब्राहिम लोधी क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत का शासन संभालते हैं। अब यहीं से क्या होता है कि इब्राहिम लोधी जो है, ये इब्राहिम लोधी महत्वाकांक्षी शासक था और महत्वाकांक्षी शासक होने के कारण से साम्राज्यवादी नीति के तहत इसने अपने राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया। जब इब्राहिम लोधी ने राज्य विस्तार के कार्य को प्रारंभ किया तो उस दौरान जो है वो टकराव होता है किसका, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी का आपस के अंदर, और इनके मध्य युद्ध होता है सन 1517 के अंदर, खातोली का युद्ध। सन 1517 के अंदर इब्राहिम लोधी और राणा सांगा जो है इनका आपस में युद्ध होता है। किस किस का युद्ध है ये, इब्राहिम लोधी और दूसरी तरफ कौन है, राणा सांगा। खातोली कहां पड़ता था, बूंदी में। ठीक है, 1517 में युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और राणा सांगा का आपस के अंदर। और इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में विजय किसकी होती है, इस युद्ध में विजय होती है राणा सांगा की। राणा सांगा विजयी रहते हैं और इब्राहिम लोधी हार जाता है। ठीक है, पहली बार कब युद्ध हुआ, पहली बार युद्ध हुआ राणा सांगा और इब्राहिम लोधी का सन 1517 के अंदर बूंदी के अंदर खातोली नामक जगह पे। ठीक है, और उसके अंदर भी
विजय किसकी हुई? उसमें विजय होती है राणा सांगा की और इब्राहिम लोदी को वहां पर हार का सामना करना पड़ता है। जब राणा सांगा जो है इस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं तो इससे क्या होता है, इब्राहिम लोदी जो है उस इब्राहिम लोदी के मन के अंदर फिर से जीतने की प्रबल आकांक्षा जाग उठती है और इस कारण से इब्राहिम लोदी दोबारा से राणा सांगा पर हमला करता है। इस कारण से इब्राहिम लोदी दोबारा से राणा सांगा पर हमला करता है सन 1519 में। सन 1519 के अंदर इब्राहिम लोदी और राणा सांगा का दोबारा से युद्ध होता है और इस बार जो युद्ध है वो कहां हो रहा है? वो बाड़ी में। बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर में। दूसरी बार युद्ध हुआ किस किस का? दूसरी बार युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा का। इस बार जो पहली बार का युद्ध था वो तो कहां पर था? वो था खातुली के अंदर। जो दूसरी बार का युद्ध हो रहा है वो कहां हो रहा है? बाड़ी के अंदर हो रहा है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, जो बाड़ी का युद्ध है, इस बाड़ी के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी जो है उसे हार का सामना करना पड़ता है और राणा सांगा जो है वो यहाँ पर भी क्या होते हैं? विजयी हो जाते हैं। यानी कि राणा सांगा जो है वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हराते हैं और इस बात का जिक्र बाबरनामा पुस्तक के अंदर भी मिलता है। तो इस प्रकार राणा सांगा जो हैं वो उत्तर भारत के एक शक्तिशाली राजा के रूप में निकल के सामने आते हैं। अब जैसे ही राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं, हराने के बाद में वो मेवाड़ राज्य की जो सीमा है उस सीमा को आगे लिख लेते हैं एक बार इसमें। बाड़ी के युद्ध में जीतने के पश्चात जो मेवाड़ की सीमा है, मेवाड़ की उत्तरी सीमा जो है वो निर्धारित की गई पीलियाखाल को बनाया गया। ठीक है, पीलियाखाल क्या है भाई? पीलियाखाल आगरा के पास एक गांव है और हम जानते हैं कि आगरा पे किसका शासन था? आगरा को बसाया ही सिकंदर लोदी ने था 1504 ईस्वी के अंदर। तो जैसे ही इब्राहिम लोदी की हार होती है बाड़ी के युद्ध में, या धौलपुर का युद्ध भी बोलते हैं उसे, उस हार के पश्चात राणा सांगा जो है वो मेवाड़ का विस्तार करते हैं, मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार करते हैं और सीमा को विस्तार करके राणा सांगा क्या करते हैं? राणा सांगा पीलियाखाल नामक गाँव जो है, उस पीलियाखाल नामक गाँव जो की स्थित है आगरा के पास, मेवाड़ की उसे उत्तरी सीमा घोषित कर देते हैं कि ये मेरे मेवाड़ की उत्तरी सीमा है। क्लियर है यहां तक? तो पहला युद्ध कौन सा लड़ा राणा सांगा ने? खातुली का युद्ध सन 1517 ईस्वी में। किससे लड़ा? इब्राहिम लोदी से लड़ा। दूसरा युद्ध कौन सा लड़ा? दूसरा बाड़ी का युद्ध कब लड़ा? 1519 में लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा? तो वो भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा। यानी कि 2 युद्ध जो है वो दिल्ली सल्तनत को लगातार हरा चुके हैं। कौन? राणा सांगा। और अपनी सीमाओं का विस्तार करने के साथ साथ राणा सांगा ने यह बताया कि उत्तरी भारत का अगर कोई शक्तिशाली शासक है तो वो कौन है? वो मैं हूं। कौन? महाराणा सांगा। ठीक है, अब एक युद्ध और आता है, वो युद्ध आता है सन 1519 का, माफ कीजिएगा, एक युद्ध और आता है सन 1500, या इसको नए पेज पे कर लेते हैं हम डिस्कस। 1519 ईस्वी में एक युद्ध था गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1519 में। अब यहाँ घटनाक्रम क्या है? देखो, होता क्या है कि राणा सांगा के समय जो मालवा था, उस मालवा का शासन था नासिर शाह के पास। मालवा जो था उसका शासक था नासिर शाह। ठीक है, अब नासिर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बनता है। महमूद खिलजी सेकंड, ये मालवा का शासक बना और इसको मालवा का शासक बनाने के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी आपके चंदेल के मेदिनी राय ने। यानी कि जो नासिर शाह की मृत्यु के पश्चात मालवा का शासक बना महमूद खिलजी, लेकिन इस महमूद खिलजी को शासक बनाने में जो श्रम किया वो किसने किया था? चंदेल के मेदिनी राय ने किया था। लेकिन होता क्या है, किसी कारणवश महमूद खिलजी जो है वो मेदिनी राय से नाराज हो जाते हैं और मेदिनी राय से नाराज होकर के वो इन्हें यहाँ से निकाल देते हैं। जब इन्हें यहाँ से निकाल देते हैं तो मेदिनी राय कहाँ पहुंचते हैं? मेदिनी राय जाते हैं राणा सांगा के पास। राणा सांगा करते क्या है? राणा सांगा जो है वो इन मेदिनी राय को गागरोन की जागीर देते हैं। गागरोन की जागीर दे देते हैं।
कौन? राणा सांगा क्या करते हैं? राणा सांगा मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दे देते हैं। अब जब इस बात का पता चलता है महमूद खिलजी को, तो महमूद खिलजी क्या करता है? महमूद खिलजी चूंकि अब गागरोन का जागीरदार कौन है? गागरोन का जागीरदार है कौन? गागरोन का जागीरदार है मेदिनी राय। तो अब महमूद खिलजी करता है क्या है? महमूद खिलजी इस मेदिनी राय के ऊपर यानी कि गागरोन के ऊपर क्या करता है? हमला कर देता है। जैसे ही मेदिनी राय के ऊपर हमला होता है, तो चूंकि मेदिनी राय को यहाँ की जागीरदारी किसने दी थी? राणा सांगा ने दी थी। इसलिए राणा सांगा जो है वो क्या करते हैं? वो महमूद खिलजी की सेना पर टूट पड़ते हैं। तो राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में 1519 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम है गागरोन का युद्ध। महमूद खिलजी के मध्य एक युद्ध होता है, उसका नाम है गागरोन का युद्ध। ठीक है, उस युद्ध में क्या होता है? उस युद्ध में राणा सांगा विजयी हो जाते हैं और महमूद खिलजी की हार होती है। ठीक है, उस युद्ध में कौन विजयी होता है? राणा सांगा विजयी होते हैं और हार किसकी होती है? महमूद खिलजी की हार होती है। तो इस प्रकार महमूद खिलजी को हरा करके राणा सांगा जो हैं वो गागरोन की जागीरदारी सुनिश्चित कर देते हैं मेदिनी राय के पास और उसके राज को निष्कंटक बना देते हैं। इस प्रकार राणा सांगा जो है 1517 ईस्वी में एक युद्ध लड़ते हैं। कौन सा वाला युद्ध? खातोली का युद्ध। 1519 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ते हैं। कौन सा वाला युद्ध? बाड़ी का युद्ध। और 1519 ईस्वी के अंदर ही राणा सांगा के द्वारा एक युद्ध और लड़ा जाता है जिसका नाम क्या है? गागरोन का युद्ध। ठीक है, ये तीन युद्ध की भूमिकाएं हमारे समझ में आ गई। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसी के समानांतर ही चल रहा था कि जब राणा सांगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, तो गद्दी पर बैठने के बाद में राणा सांगा जो है उन राणा सांगा का ईडर के साथ एक उत्तराधिकार युद्ध चलता है। ईडर का शासक कौन था? राणा सांगा के समय जो ईडर का शासक था वो महमूद बेगड़ा था। ईडर कहां पड़ता है? ईडर गुजरात में पड़ता है। तो इसको और समझ लेते हैं एक बार, ईडर का मामला। कि ईडर का मामला क्या था? ईडर कहां पड़ता है? गुजरात। राणा सांगा के समय गुजरात शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। तो राणा सांगा के समय गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र जो है वो मुजफ्फर शाह जो है वो मुजफ्फर शाह बनता है शासक। मुजफ्फर शाह सन 1514 ईस्वी में बनता है। कहाँ का शासक? गुजरात का शासक बनता है। अब राणा सांगा जो है उन राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा और इस मुजफ्फर शाह के बीच में इस ईडर के उत्तराधिकार को लेकर कई बार युद्ध होते हैं और फाइनली सन 1520 ईस्वी के अंदर राणा सांगा जो है वो क्या करते हैं? मुजफ्फर शाह की सेना को हरा देते हैं। यानी कि 1520 ईस्वी में क्या होता है? 1520 ईस्वी में मुजफ्फर शाह की तो हार होती है और राणा सांगा क्या होते हैं? विजयी हो जाते हैं और राणा सांगा इस ईडर के उत्तराधिकार की समस्या को समाप्त कर देते हैं और ईडर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, ये चौथा मामला। कौन कौन से चार मामले बताए? पहला कौन सा बताया हमने आपको? पहला हमने आपको बताया खातोली का युद्ध। दूसरा हमने कौन सा डिस्कस किया आपके साथ? दूसरा हमने डिस्कस किया बाड़ी का युद्ध। तीसरा हमने कौन सा डिस्कस किया आपके साथ? गागरोन का युद्ध। और चौथा कौन सा था? ईडर का उत्तराधिकार युद्ध। ईडर का युद्ध बोल सकते हैं। ठीक है, सबके अंदर क्या क्या था? सबके अंदर अगर भूमिका देखना चाहें तो खातोली में और बाड़ी के युद्ध, इन दोनों में कौन था? इन दोनों में था इब्राहिम लोदी जो बाड़ी है, और आपका जो ये खातोली है। इन बाड़ी और खातोली के अंदर कौन था? बाड़ी और खातोली के अंदर था आपका इब्राहिम लोदी। गागरोन के युद्ध में कौन था? महमूद खिलजी। और ईडर के युद्ध में कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है, अब जब हमने शुरुआत की थी राणा सांगा को पढ़ने की, तो हमने उसी दौरान एक बात आपको बताई थी कि जब राणा सांगा मेवाड़ के शासन को संभालते हैं तो उनके समकालीन दिल्ली सल्तनत पे उस समय सिकंदर लोदी था। ठीक है, सिकंदर लोदी का गद्दी पर कौन बैठता है? इब्राहिम लोदी बैठता है। लेकिन उसका चाचा दौलत खान लोदी ये चाहता था कि मैं यहाँ का शासक बनूं। अब चूंकि चाचा बन नहीं पाया शासक, इसलिए उसे क्या थे? भतीजे से उसे एलर्जी थी। इसलिए उसने किया क्या? उसने पत्र लिखा। पत्र लिखा किसको? बाबर को। और बाबर को पत्र लिखकर उसने ये कहा कि बाबर तू आ, तू हमला कर दिल्ली पर
भारत पर अपना अधिकार कर, भारत पर तू अधिकार कर ले, और भारत पर अधिकार करने के बाद में मेरी एक ही शर्त है तुमसे, वो शर्त ये है कि दिल्ली का दुर्ग तू रख लेना और आगरे का दुर्ग जो है वो हमें दे देना। ये किसने कहा था? ये कहा था चाचा दौलत खान लोधी ने। किसके चाचा ने? जो इब्राहिम लोधी था, उस इब्राहिम लोधी का एक चाचा था जिसका नाम था दौलत खां लोधी। दौलत खान लोधी क्या करता है? दौलत खान लोधी जो है वो बाबर के पास भेजता है प्रस्ताव। किस बात का? भारत पर हमला करने का। शर्त क्या है? कि भारत पर हमला कर, भारत को जीत, और जीतने के बाद में दिल्ली तू रख ले और आगरा किसे दे दे? आगरा मुझे दे दे। ये कौन कहता है? ये दौलत खान लोधी। ठीक है। और एक चचेरा भाई भी था आलम खान लोधी। ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? बाबर को इस बात के लिए मना लेते हैं। ठीक है। बाबर इस बात को मानता है, निमंत्रण स्वीकार करता है, और निमंत्रण स्वीकार करके बाबर आता है कहां पर? बाबर आता है भारत। और बाबर भारत आकर के सन 1526 में 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है? 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध होता है। किस किस के मध्य? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध होता है। जिस जगह पर युद्ध होता है उस जगह का नाम क्या था? पानीपत। ठीक है। पानीपत कहां पड़ता है? पानीपत पड़ता है हरियाणा में। ठीक है। तो ये पहला युद्ध था पानीपत का। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध होता है। इसके बारे में कुछ वर्णन और मिलते हैं कि जब बाबर भारत आता है तो बाबर सबसे पहले यह देखता है कि भारत में इस समय सबसे शक्तिशाली शासक कौन है। तो उसकी नजर जाती है कि मेवाड़ का राणा सांगा जो है वो इस समय सबसे शक्तिशाली शासक है। तो बाबर जो है वो राणा सांगा से मदद मांगता है इब्राहिम लोदी को हराने में। तो राणा सांगा के द्वारा मदद को ठुकरा दी जाती है। ठीक है। अब क्या है? बाबर जो है वो जब मदद नहीं मिली राणा सांगा से तो वह अपने ही बूते पर सेना लेकर पहुंच जाता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कहां पर? पानीपत हरियाणा में। और वहां पर होता है इब्राहिम लोदी के साथ उसका आमना सामना। इस युद्ध के अंदर जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाता है बारूद का। यानी कि बाबर क्या करता है? यहां पर पहली बार बारूद का प्रयोग करता है। बाबर पहली बार इस युद्ध में बारूद का प्रयोग करता है। इस युद्ध के अंदर होता क्या है? इस युद्ध के अंदर जो इब्राहिम लोदी है, इस इब्राहिम लोदी की हार होती है। बाबर की इस युद्ध के अंदर क्या होती है? जीत होती है। ना कि सिर्फ हार होती है, इब्राहिम लोदी इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। इब्राहिम लोदी क्या होता है? इब्राहिम लोदी इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। और अब दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार हो गया? अब दिल्ली सल्तनत जो है उस दिल्ली सल्तनत पर अधिकार हो गया बाबर का। बाबर का। अब दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार हो गया? अब दिल्ली सल्तनत पर बाबर जो है उस बाबर का अधिकार हो जाता है। ये घटना कहां तक है? ये घटनाक्रम है बाबर की दिल्ली पर अधिकार हो जाने तक। यानी कि मुगल शासन की नींव की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बाबर के द्वारा ही मुगल वंश की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुगल शासन वंश की, मुगल शासकों की श्रेणियों की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे आज की क्लास में हमने क्या क्या देखे? आज की क्लास में जो हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आए वो कौन से निकल के? पहला हमारे पास निकल के सामने आया कि बाबर और इब्राहिम लोदी जो हैं, उन्हें इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ वो पहला युद्ध कौन सा था? तो हमने कहा पहला युद्ध खातौली का युद्ध था। इस खातौली के युद्ध में अच्छा इसमें एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि खातौली के युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो जाते हैं, उनका एक हाथ कट जाता है। आंख पहले कट चुकी थी, हाथ भी यहाँ पर कट जाता है। ठीक है। दूसरी बार क्या होता है? युद्ध कब होता है? दूसरी बार युद्ध होता है बाड़ी धौलपुर के अंदर, जिसके अंदर भी राणा सांगा की विजयी होती है। तीसरा युद्ध जो राणा सांगा लड़ते हैं वो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ते हैं। कौन सा? वो लड़ते हैं गागरोन का युद्ध। गागरोन के युद्ध को लड़ करके राणा सांगा जो गागरोन की जागीरी है वो किसको देते हैं? मेदिनी राय को। क्या करते हैं? मेदिनी राय को सौंप देते हैं। तो इस प्रकार तीसरा जो युद्ध राणा सांगा के द्वारा लड़ा गया तो महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है? वो महत्वपूर्ण युद्ध गागरोन का युद्ध है। और चौथा उसने ईडर के उत्तराधिकार का जो समस्या थी उस ईडर के उत्तराधिकार की समस्या को भी
सोल्व करने का काम किया, किसने किया? वो भी राणा सांगा के द्वारा ही किया गया। फाइनली क्या जो युद्ध आता है वो युद्ध आता है इब्राहिम लोदी, यानी कि लोदी वंश की समाप्ति होती है और मुगल वंश की शुरुआत होती है। जिस युद्ध के द्वारा होती है उस युद्ध का नाम पानीपत का युद्ध है, जो कि लड़ा गया था पानीपत हरियाणा में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें पहली बार बाबर के द्वारा बारूद का प्रयोग किया जाता है। इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी मारा जाता है, इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है, जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर मुगल शासन वंश की नींव की शुरुआत कर देता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि राणा सांगा और बाबर के मध्य कौन कौन से युद्ध होते हैं, बयाना का युद्ध कैसा हुआ था, खानवा का युद्ध क्या हुआ था। तो ये सारे के सारे घटनाक्रम को हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।